आरसीबी वर्सेस एलएसजी इस मैच पर तो बाद में आएंगे, लेकिन कल के मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने जिस तरह डेब्यू किया, आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पहले ओवर में किसी बॉलर ने 3 विकेट लिए हों और उसके साथ में साकिब हुसैन ने जिस तरह से गेंदबाजी की। तो जब से ये हुआ है तब से हमारे चैनल पर जो व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है वो एक अलग तरीके से आ रहा है और पुराने वीडियोस पर जाकर के बहुत सारे लोग जो है वो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इससे पहले जो हमने वीडियो किए थे जब एसआरएच की गेंदबाजी स्ट्रगल कर रही थी, उनको वरुण भाई तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारा एक एक वीडियो देखते हैं और पिछले वीडियो में जो जो 2 चेंजेस हमने रिकमेंड किए थे वही दोनों चेंजेस उन्होंने किए और उन 2 गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स जो इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, 2 टीमें अनबीटन है अभी, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, तो उस टीम को हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की उस गेंदबाजी ने जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी कि आप ढूंढ रहे थे कि सबसे खराब गेंदबाजी किसकी है, सनराइजर्स या केकेआर, तो सनराइजर्स की गेंदबाजी कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब वापस आ जाइए इस मैच पर, आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आरसीबी के लिए भी एकदम से फॉर्च्यून चेंज हो गया है। ये वही टीम है जो 18 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, नजदीक पहुंची 2-3 बार, बट ट्रॉफी जीतना उनके बस की बात नहीं रही और ना उनकी फितरत में था। जिस तरह से टीम चलती थी, जिस तरह की गेंदबाजी होती थी, लेकिन रजत पाटीदार, इस आदमी को उतना ही क्रेडिट जाएगा जितना किसी और बड़े प्लेयर को जाता है। जो आप रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की सक्सेस में देते हैं या एमएस धोनी को सीएसके की सक्सेस में देते हैं, और आजकल बात बहुत हो रही है श्रेयस अय्यर की कि श्रेयस अय्यर को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, उनको कप्तान होना चाहिए, बट कोई रजत पाटीदार की बात क्यों नहीं कर रहा। ये भी तो वो प्लेयर है जिसको पहले सीजन टीम मिली जो 18 सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उस टीम को पहले ही सीजन जिता दिया और दूसरे सीजन ये टीम जैसे खेल रही है कंप्लीटली अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। बल्लेबाजी देखिए, गेंदबाजी देखिए, कप्तानी देखिए, टैक्टिक्स देखिए, कहां पर यह टीम मात खा रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ थोड़ी सी चूक हो गई और मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर जो गुवाहाटी में विकेट्स थे, वहां पर जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, तो बॉलिंग करने वाली टीम को फायदा हो रहा था, तो वहां पर फंस गई थी थोड़ा सा आरसीबी की टीम। फिर भी रजत पाटीदार ने वहां जिस तरह की पारी खेली थी, और उसके अलावा इस आईपीएल में अभी तक उनका स्ट्राइक रेट 214 का है, 195 रन उन्होंने बनाए। पहले मैच में एसआरएच के खिलाफ 12 बॉल पे 31 रन, दूसरे मैच में सीएसके के खिलाफ 19 बॉल में 48 रन, तीसरे मैच में जहां एक तरफ से सारे विकेट निकल गए, पहले 25 रन रना बॉल बने और उसके बाद 40 बॉल में 63 रन पर उन्होंने फिनिश किया। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि एक्सेलरेशन क्या होता है और पारी कैसे आगे बढ़ाई जाती है। और पिछले मैच में 20 बॉल में 53 रन, एक टाइम पे तो वो 13 बॉल में 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद थोड़ी देर कर दी उन्होंने, अदरवाइज वो 15-16 बॉल पे उनका 50 कायदे से बनना चाहिए था, बट 20 बॉल 53 रन भी डिसाइसिव इनिंग थी, क्योंकि एक तरफ से जिस तरह की लीजेंडरी इनिंग एक लीजेंड खेल रहा था 38 बॉलों पे 50 रन की, और आप देखो मैच में हार जीत का अंतर कितना है, वही 20 रन का है। अगर यही 20 बॉलों पर 35 रन रजत पाटीदार ने बनाए होते तो ये मैच फिर आरसीबी की टीम नहीं जीत सकती थी। आप कहेंगे 18 रन का अंतर है, बिल्कुल 18 रन का अंतर है, लेकिन आपने ये देखा है कि 220 के आसपास या उसके अंदर का टोटल बन रहा है तो मोस्टली चेंज हो जा रहा है, लेकिन जब टोटल 240 है उससे ऊपर निकल जा रहा है तो ज्यादा मुश्किल हो रहा है टीमों को चेज डाउन करने के लिए। और रजत पाटीदार, जो मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूं कि उनको उतना नहीं मिल रहा, रजत पाटीदार कोई कल का आया हुआ प्लेयर नहीं है। इवन जब उनको कप्तान भी बनाया गया था तब भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि रजत पाटीदार हैं क्या, तो उसको लेके बहुत डाउट कर रहे थे कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। और रजत पाटीदार पिछले 11 सालों से एमपी के लिए खेल रहे हैं। मतलब एक दौर था, देवेंद्र बुंदेला जब खेला करते थे, उन्होंने 164 फर्स्ट क्लास गेम खेले एमपी के लिए, तो उन्होंने एक तरह से बैटन हैंडओवर किया था रजत पाटीदार को, और रजत पाटीदार फिर एमपी की क्रिकेट को आगे लेके गए और आज आरसीबी की टीम को उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर बड़े बड़े लीजेंड खेलने के बावजूद भी इस टीम को नहीं पहुंचा पाए। तो वो उनकी बल्लेबाजी चल रही है, कप्तानी चल रही है, और कप्तानी उतनी चर्चा का विषय नहीं बन रही है, बल्लेबाजी तो जरूर बन रही है। स्पिन के खिलाफ जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे छक्के लगा रहे हैं, जो इंपैक्ट वो सबको दिख रहा है, बट आई थिंक उनकी कप्तानी की भी बात होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो रही है। और अब तो फिल सॉल्ट भी फॉर्म में आ गए हैं। फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, तो उसका भी नतीजा आप देखेंगे। टीम डेविड तो पहले ही आतिशबाजी दिखा चुके हैं। डेमारियो सेफर्ड की उतनी बल्लेबाजी आई नहीं है। एक ही बंदा मेरे हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है इस टीम में बल्लेबाजी में, वो है जितेश शर्मा। तो अगर 2-3 मैचेस और स्ट्रगल किया तो उनके लिए भी बैकअप तैयार है। बैकअप भी अच्छे सजा के रखे हैं इन्होंने। वेंकटेश अय्यर बाहर बैठे हुए हैं, सीधा ले आएंगे। कीपिंग करने के लिए इनके पास फिल सॉल्ट हैं, फिल सॉल्ट कीपिंग कर लेंगे, और कोई फॉरेनर की दिक्कत हो जाए तो जैकब बैथल बैठे हुए हैं, जॉर्डन कॉक्स बैठे हुए हैं, तो बैकअप्स भी आरसीबी ने पूरे हैं। मतलब गेंदबाज इनके लिए इंजर्ड हो गया, जैकब डफी नहीं खेल
खेले तो जॉस हेजलवुड आ गए, जॉस हेजलवुड नहीं थे तो जैकब डफी आ गए। फिर इंडियन फास्ट बॉलिंग में भी आप देखो, इन्होंने जब खिलाना था तो अभिनंदन सिंह को खिला रहे थे, उसके बाद ये रसिक सलाम को ले आए, बाहर मंगेश यादव अभी भी बैठे हुए हैं स्पिन डिपार्टमेंट में भी। तो ये टीम बहुत वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इस बार काम करती हुई नजर आ रही है, इसीलिए ये टीम अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। और मेनली हम जो बल्लेबाजी को क्रेडिट दे रहे हैं, अगर गेंदबाजों को क्रेडिट ना दें तो फिर ये नाइंसाफी होगी। और गेंदबाजी में भी देखो भुवी बहुत अंडररेटेड है, अगर आप उनको ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखो तो बहुत शानदार है। और आरसीबी के साथ जब से वो वापस आए हैं ना, तब से उनका वो चार्म वापस आ गया है। जो डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी करते थे, क्रूशल ओवर्स डालना, क्रूशल ब्रेक थ्रूज निकालना, नई गेंद संभालना, वो सब चीजें भुवनेश्वर कुमार में पहले जैसी नजर आने लग गई हैं, जो शायद आपको 2016, 17, 18 में दिखती थी। बीच का एक फेज था जहां पर भुवनेश्वर कुमार इंजरीज से बहुत ज्यादा परेशान रहे, तो उनका डेथ ओवर की बॉलिंग काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था जब वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे। लेकिन पिछले 2 सालों से फिटनेस भी इंप्रूव की है, शायद उसकी एक वजह यह भी रही कि लंबी क्रिकेट पर उन्होंने फोकस करना छोड़ दिया, सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट पर फोकस है। तो भुवनेश्वर कुमार ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस है और उनका सारी चीजें मिला के तो बेस्ट ऑफ भुवनेश्वर कुमार आपको देखने को मिल रहा है। फिर जैकब डफी ने जैसे गेंदबाजी की है, लेकिन मैं आरसीबी फैन से पूछना चाहता हूं कि आप जैकब डफी को खिलाना चाहेंगे या जॉस हेजलवुड को खिलाना चाहेंगे? जैकब डफी ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की अभी तक, नो डाउट अबाउट इट, बट जॉस हेजलवुड ना बड़े पुराने चावल हैं, मतलब पके हुए चावल हैं। और मेरे को अगर बेट करना हो ना दोनों में से किसको खिलाना है, तो मैं तो कहूंगा जॉस हेजलवुड को। पिछले मैच में ये जरूर हुआ कि जॉस हेजलवुड आए, सीधा खेले। क्यों खेले? क्योंकि जैकब डफी अवेलेबल नहीं थे तो उनको खिलाया, और उससे पहले जॉस हेजलवुड अपना रिकवरी वगैरह चल रही थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से उनको एनओसी नहीं मिल रही थी, फिर आके वो खेल गए। तो अब जब फाइनल आपको चुनना पड़ेगा ना दोनों में से एक को, तो मेरे हिसाब से इनको जॉस हेजलवुड को चुनना चाहिए। वो जैसे मैंने कहा कि प्रूवन प्लेयर है और आपको पिछले बार भी ट्रॉफी जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया। बट इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्लेयर है, कृणाल पांड्या। मिडिल ओवर्स में उन्होंने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, जिस इकोनॉमी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस क्रूशल विकेट्स भी निकाल रहे हैं। बल्लेबाजी में भले ही उतना नहीं कर पाए, वैसे एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बट उनकी गेंदबाजी ने बहुत बड़ा डिफरेंस डाला है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। और वो जो सब मिला के प्रेशर बनाते हैं ना गेंदबाज, सुयश शर्मा को उसका बहुत फायदा हो जाता है, और वो भी बड़ा स्मार्टली गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप आरसीबी की टीम में कमी ढूंढें तो मेरे हिसाब से जितेश शर्मा की बल्लेबाजी छोड़ के कोई और कमी नजर आ ही नहीं रही है। गेंदबाजी में थर्ड फास्ट बॉलर थोड़ा सा चैलेंज हो रहा था, अभिनंदन सिंह की गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी, रसिक सलाम को आपने खिला लिया, अब वो थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, बट मंगेश भी बाहर बैठे हुए हैं, मत भूलिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी उनके पास बैकअप में बाहर बैठा हुआ है। तो इस वक्त आरसीबी की टीम एकदम अनस्टॉपेबल है। और दूसरी तरफ जो लखनऊ की टीम है, इनकी बल्लेबाजी, जो टॉप ऑर्डर जिस पिलर पर यह टीम खड़ी हुई है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, ये 4 इनके पिलर हैं। और इन 4 पिलर्स में से 4 के चारों इस वक्त ढहे हुए नजर आ रहे हैं। मिचेल मार्श का क्या हाल है? अभी तक 4 मैचेस में 75 रन बनाए, 35 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है, कोई 50 नहीं बनी उनके बल्ले से। एडन मार्करम थोड़े से बेटर दिखे हैं, बट रन उनके 108 ही हैं, और 45 उनका हाईएस्ट स्कोर है। निकोलस पूरन 4 इनिंग में सिर्फ 41 रन है, 19 उनका हाईएस्ट है। ऋषभ पंत ने 103 बनाए हैं, जिसमें से एक पारी में ही 68 रन आ गए थे, जो नॉटआउट की पारी थी जहां पर उन्होंने मैच जिताया था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 130 का है। तो लखनऊ की तो स्ट्रेंथ ही यही है, और लखनऊ डिपेंड ही इन 4 के ऊपर करती है। जब ये 4 ही नहीं चल रहे हैं तो बाकी और कौन क्या कर लेगा? आप गेंदबाजों पे जाएं, लोअर ऑर्डर पे जाएं, मिडिल ऑर्डर पे जाएं, वो सब कहानी तो बात की है। लखनऊ पिछले सीजन भी जो कुछ मैचेस जीती थी, टॉप 3 ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लखनऊ की टीम जीत रही थी, टॉप 3 चलना बंद हो गया, लखनऊ की टीम हारनी शुरू हो गई थी। और इस बार इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में भी काफी चेंज कर लिया। पहले मैच में ऋषभ पंत को ओपन कराया, फिर दूसरे मैच में 3 नंबर पर लेके आए, निकोलस पूरन को ये 4 नंबर है, 5 नंबर की पोजीशन पर खिला रहे हैं, जो शायद निकोलस पूरन को सूट नहीं कर रहा। तो इस वजह से काफी दिक्कतें इस टीम की बल्लेबाजी में नजर आ रही हैं। और दूसरा, बॉलिंग में भी कंसर्न सब हो जाएंगे। वैसे गेंदबाजी ठीक रही है, मोहम्मद शमी पिछले मैच में थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो डाउटफुल हैं। मोहसिन खान पहले से डाउटफुल हैं, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर ये दोनों तेज गेंदबाज नहीं खेलते तो फिर बॉलिंग में भी क्या बचेगा? प्रिंस यादव, आवेश खान, एनरिच नोकिया को भी आप वापस लेके आएंगे, वो तो वैसे ही रन मशीन बने हुए हैं। पिछले 1-1.5 साल में अगर देखो तो एनरिच नोकिया की फिटनेस भी एक प्रॉब्लम रही है, और दूसरा इतनी पिटाई होती है उनकी, मैं तो ऐसा लगता है कि गेंदबाजी करना ही भूल गए। वो एनरिच नोकिया कहाँ है जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में खेला करता था एक टाइम पे, और शानदार गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन वो कहीं खो सा गया है। अब ऑप्शंस क्या है इनके पास? एक तो एनरिच नोकिया को ही वापस ले आए, तो फिर इनको लिंडे को बाहर छोड़ना पड़ेगा, शहबाज अहमद को अंदर लेके आना पड़ेगा, वो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट आई थिंक एनरिच नोकिया के साथ ये देख चुके हैं कि कितनी पिटाई उनकी हो रही है, T20 वर्ल्ड कप से लेके 1-2 साल की गेंदबाजी देख चुके हैं, तो आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए। उनकी जगह पर आकाश सिंह को लेके आ सकते हैं, जिनको पिछले सीजन जब खिलाया था तो उन्होंने आके इस टीम का फॉर्च्यून कुछ हद तक चेंज किया था, विकेट्स भी निकाले थे और टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक उनका ऑप्शन है, नमन तिवारी हैं, बट IPL का एक्सपोजर उनके पास
खास नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर हैं, कितना नई गेंद कर सकते हैं उस पेस पर, ये देखना रहेगा। मयंक यादव को वापस लाने की बात हो सकती है, बट मेनली इनको चाहिए नई गेंद का तेज गेंदबाज, जिसमें आकाश सिंह मेरे हिसाब से इनके लिए बेस्ट चॉइस नजर आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ की इस गेंदबाजी का होगा क्या अगर मोहम्मद शमी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो 3 मैचेस में तो मोहम्मद शमी ने ही शानदार गेंदबाजी करके ऊपर से प्रेशर बनाया, बाद में बाकी गेंदबाजों के लिए राहें आसान हुई। पिछले मैच में 2 ओवर ठीक डाले थे शमी ने, तीसरे ओवर में आके उनकी पिटाई हुई क्योंकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे उस वजह से। तो लखनऊ की गेंदबाजी भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, बल्लेबाजी भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आरसीबी अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। तो आप लोग बता दीजिए, बड़ा सिंपल है, इजी है कि कौन सी टीम जीत रही है। मेरे हिसाब से तो आरसीबी जीत रही है। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का हाइप करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।